दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वाला सब्सक्राइब का बटन आपको रेड कलर में दिख रहा होगा। एक बार आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके हिसाब से आप अपनी नोटिफिकेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप अक्सर सुनते होंगे कि कई बार बोला जाता है कि भारत जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर आता है। जो यूएसए है और बाकी यूरोपियन देश हैं वो हायर इनकम ग्रुप में आते हैं। तो इसका मतलब है क्या बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन है सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, ये दिया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और ये कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 38,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूजुअली हम वर्ल्ड बैंक का नाम सुनते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही एक तरह का समूह है। इसको फॉर्म किया गया था 4 जुलाई 1944 को और इसका जो मेन पर्पस है वो है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और विश्व भर में जो पॉवर्टी है उसको एलिमिनेट करना। इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन में मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर टोटल आपको 5 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज देखने को मिलेंगे। एक है आपका IBRD जो सबसे पहले बना था, इसी को वर्ल्ड बैंक कहा जाता था, 1945 में बना था ये। फिर आया आपका IFC दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1956 में, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960 में, फिर है आपका ICSID दैट इज 1965 और आखिरी में बना आपका मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी दैट इज 1988 में। लेकिन आपको पता होना चाहिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो वर्ल्ड बैंक जब हम बोलते हैं तो इसका ये 2 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना है। एक है आपका IBRD, दूसरा है आपका IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। दोनों मिलकर यहाँ पर वर्ल्ड बैंक बनाते हैं और इसका जो टोटल मेंबरशिप है, ध्यान रखिएगा, ये है आपका 189। तो अब मैं दोस्तों आता हूं कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग इकोनॉमीज को। देखिए, जनरल सेंस में हम अलग अलग देश को क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कंट्री यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इकोनॉमिक टर्म यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर उनको इकोनॉमीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इकोनॉमीज़ हैं उसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। और मैं बता दूं ये जो ग्रॉस नेशनल पर इनकम पर कैपिटा है ये बेसिकली एक मेथड के थ्रू निकाला जाता है जिसको कहा जाता है एटलस मेथड। मैं इस मेथड में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रॉस नेशनल इनकम बेसिकली होता क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में या फिर किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो वहाँ पर रह रहे लोग हैं, जो बिजनेसेस हैं, उन्होंने एक साल के अंदर कितना मनी अर्न किया है, जो टोटल अमाउंट होता है मनी, ठीक है, वो कितना अर्न किया है खुद के देश में, हमारे देश के अंदर कितना अर्न किया है। और आपको पता है कि हमारे देश से भी कई सारे लोग बाहर जाते हैं और वो भी वहाँ से पैसा लेकर हमारे देश के अंदर आते हैं। तो एक तो हमारे देश के अंदर कितना इनकम अर्न हुआ और बाहर से जो लोग गए थे हमारे, उन्होंने कितना यहाँ पर लेके आए। तो जो टोटल इनकम होता है उसी को यहाँ पर कहा जाता है ग्रॉस नेशनल इनकम। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको ये ग्रॉस नेशनल इनकम समझ में आ गया, इसका मतलब ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज मैं कहता हूं कि हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम है 1 लाख रुपीस, ठीक है, और सपोज मैं कहता हूं आपसे कि हमारे देश की पॉपुलेशन है 100, तो यहां पर ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 रुपीज। तो ये आपका 1000 रुपीज जो है ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम बन गया। मतलब कि हर देश में, हमारे देश के अंदर एक व्यक्ति यहां पर कितना मनी अर्न कर रहा है। अब मैं आता हूं कि यहां पर वर्ल्ड बैंक जो है वो कितने भाग में डिवाइड करता है इकोनॉमीज को। तो यहां पर आपको याद रखना है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 4 ग्रुप्स में। एक होता है आपका लो इनकम कंट्रीज, दूसरा होता है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, फिर होता है अपर मिडिल इनकम कंट्रीज और फिर लास्ट में आता है हाई इनकम कंट्रीज। तो ये टोटल 4 ग्रुप्स में बांटा जाता है। अगर आपके एग्जाम में आया कि क्या ये 5 ग्रुप्स में बांटा जाता है, जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि हर साल ये जो क्लासिफिकेशन है उसको अपडेट किया जाता है। मतलब कि हर 1 जुलाई को यहाँ पर इसका अपडेशन होता है। तो आपको पता है कि 10 दिन पहले भी यहाँ पर 1 जुलाई बीता है, तो यहाँ पर भी इसको अपडेट किया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया, इसको टोटल 4 यहाँ पर ग्रुप्स में बांटा जाता है। आप देख सकते हैं कि 2019 में जो पिछला क्लासिफिकेशन था वहां पर बोला गया कि अगर किसी देश की ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा
1026 यूएस डॉलर से कम है तो उसको क्या बोला जाएगा, लो इनकम कंट्रीज। ऐसा 2019 में बोला गया, लेकिन यहां पर इसको ये जो क्राइटेरिया है इसको बढ़ा दिया गया और कहा गया कि अब 2020 में यहां पर अगर आपकी इनकम किसी देश की ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम $1036 से कम है तो हम उसको बोलेंगे लो इनकम कंट्रीज। वैसे ही आप देख सकते हैं कि न्यू क्राइटेरिया के हिसाब से अगर किसी भी देश की इकोनॉमी की जो ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम है वो 1036 से लेकर $4045 तक है, इसको बोला जाएगा लो मिडिल इनकम कंट्रीज। और अगर आपकी इनकम $4046 से लेकर $12,535 यूएस डॉलर है तो इसको बोला जाएगा अपर मिडिल इनकम कंट्रीज। और किसी देश की ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम $12,535 से ज़्यादा है तो उसको हाई इनकम कंट्रीज में जोड़ा जाएगा। तो अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हर साल इसको आखिरकार चेंज क्यों किया जाता है। तो इसके मेन दो रीज़न होते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहला रीज़न है कि आपको पता होगा हर देश के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो चेंज होती रहती है, इन्फ्लेशन चेंज होता रहता है, एक्सचेंज रेट चेंज होता रहता है, पॉपुलेशन चेंज होती रहती है। उसकी वजह से वहाँ पर जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है वो भी चेंज होता रहता है। तो कहीं ना कहीं इसको यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए हर साल जो वर्ल्ड बैंक है वो क्राइटेरिया चेंज करती है। और दूसरा जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखिएगा वो है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब ये हुआ, सपोज मैं कहता हूँ आपसे, आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो आपका जिम्बाब्वे है, वेनेजुएला है, वहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई चला गया है। मतलब कि वहाँ पर हो सकता है कि एक लोगों की इनकम वहाँ पर $50,000 से भी ज़्यादा हो। तो क्या वो एक्चुअल में $50,000 से ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पर अगर एक ब्रेड का पैकेट भी अगर आप लेने जाओगे तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो इन सारे कारणों की वजह से हमें रियल जीडीपी, रियल पर कैपिटा पता होना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, लगाने के लिए यहाँ पर हर साल चीज़ों का रिक्लासिफिकेशन किया जाता है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या हुआ है इस साल, मतलब कि पिछले साल के मुकाबले कितने सारे देशों के जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर चेंजेस आया है 2020 में। तो यहाँ पर टोटल 10 ऐसे देश हैं जिनके कैटेगरी बदले गए हैं। मतलब कि या तो वो पहले नीचे के कैटेगरी में होंगे वो अपर कैटेगरी में चले गए, या फिर वो ऊपर के कैटेगरी में होंगे नीचे के कैटेगरी में चले गए। तो यहाँ पर 10 में से 7 ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी कैटेगरी यहाँ पर चेंज हुई है। मतलब कि वो न्यू कैटेगरी में, अपर हायर कैटेगरी में चले गए। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जो हमारा पड़ोसी मुल्क है नेपाल, वो पहले लो इनकम कंट्रीज में आता था। आपका 1036 मैंने आपको बताया था ना पहले क्राइटेरिया था, तो 2019 में वो लो इनकम कंट्रीज में आता था, लेकिन इस बार 2020 में ये लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में चला गया है। और मैं बता दूं कि भारत का भी जो स्थान है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में है। और आपको पता ही होगा कि लोअर मिडिल इनकम में मैंने आपको बताया कि जो क्राइटेरिया क्या है, यह है आपका 1036 से लेकर 4045 अगर डॉलर है किसी भी देश की ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम, तो हम उसको लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में काउंट करेंगे। और सेम यही चीज़ आप मॉरिशस के साथ भी देख सकते हैं। ये पहले अपर मिडिल इनकम कंट्री में हुआ करता था, अब ये हाई इनकम कंट्री में चला गया है। सेम यही चीज़ इंडोनेशिया के साथ हुआ, ये पहले लोअर मिडिल इनकम कंट्री में होता था, ये अब अपर मिडिल इनकम कंट्री में चला गया। अपर मिडिल का मतलब हुआ कि यहाँ पर अब वो $4046 से लेकर $12,535 के बीच में वहाँ की ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, कौन कौन से देश हैं, 10 में से मैंने आपको 7 बता दिए कि ये सारे हायर कैटेगरी में शिफ्ट हुए हैं, लेकिन 3 ऐसे देश हैं जो कि लोअर कैटेगरी में शिफ्ट हुए हैं। जैसे कि आप श्रीलंका का एग्जांपल लीजिए, ये पहले अपर मिडिल इनकम कंट्री में आता था, अब ये शिफ्ट होकर चला गया है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में। तो आई होप कि ये जो चेंजेस हैं वो आपको पता चल गए होंगे। अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितने देशों को काउंट किया जाता है, तो ये एक तो 189 कंट्रीज मैंने जो आपको बताया वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है वो तो काउंट किए ही जाते हैं, प्लस इसके अलावा भी 28 और भी ऐसे इकोनॉमीज को लिया जाता है जिनकी पॉपुलेशन 30,000 से ज़्यादा है। जैसे कि आप पैसिफिक ओशन में देखेंगे बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स मिलेंगे, तो उन सारे भी इकोनॉमीज को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने दोस्तों आपके लिए जितने भी इकोनॉमीज़ हैं वो जिस कैटेगरी में आते हैं उनके सारे नाम मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं वर्ल्ड बैंक के वेबसाइट से। जैसे कि आप देख सकते हो लो इनकम इकोनॉमीज़ जिनकी इनकम ये होती है $1035 से कम होती है, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, सूडान हो गया, सोमालिया हो गया, ये सारे आपके लो इनकम इकोनॉमीज़ के अंदर आते हैं। अब बात आती है अगर लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ में, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत का स्थान जो है
काफ़ी समय से लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ के अंदर ही है, क्योंकि हमारी जो ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम है वो अराउंड $2000 के आसपास आपको लगातार मिलेगी कई सालों से। मतलब कि लगातार बढ़ रही है ये, लेकिन अभी भी ये $2000-2100 इस तरह से यहाँ पर चल रहा है। इंडिया के अलावा भी भूटान आप देख सकते हो, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, ये सारे देश आपके लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आते हैं। अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ की हम बात करें, चाइना है, ईरान है। जी हाँ, चाइना ध्यान रखिएगा ये अभी भी हायर इनकम कंट्रीज़ में नहीं आता है। फिर साथ में साउथ अफ्रीका है, मलेशिया है, मालदीव्स है, ये सारे आपके अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ में आते हैं। अब मैं दोस्तों अगर आपसे बात करूं कि हायर इनकम इकोनॉमीज़ में कौन से आते हैं, तो ज़्यादातर आपको जो यूरोपियन देश हो गए, यूएस हो गया, नॉर्थ अमेरिका में ये सारे देश आपको मिलेंगे, और कुछ साउथ ईस्ट एशिया में जैसे कि आपका सिंगापुर हो गया, ये सारे देश आपके हाई इनकम इकोनॉमीज़ के अंदर आएंगे। और इसमें टोटल 83 कंट्रीज़ आते हैं। ऑस्ट्रिया है, हांगकांग है, इजराइल, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, कुवैत, सीशेल्स, मॉरिशस, जर्मनी, ताइवान, जो ऑब्वियसली बात है यहाँ चाइना लिखा है, लेकिन ये मैंने डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक के डेटा से लिया है, तो अपन ताइवान बोल सकते हैं सिंपली। तो ये सारे देश बेसिकली अगर आप देखिए तो हाई इनकम कंट्रीज़ में आते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या इसमें कोविड-19 का इम्पैक्ट लिया गया है कि नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे इकोनॉमीज़ जो हैं वो श्रिंक होने वाले हैं, कम होने वाले हैं। तो ये जो पूरा आपका कैटेगरीज है उसमें बहुत सारा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो चेंजेस है दोस्तों वो आपको अगले साल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो डेटा है पूरा वो आपका 2019 का ग्रॉस नेशनल इनकम का लिया गया है, इसलिए कोविड-19 का इंपैक्ट आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अब लास्ट में जाने से पहले आप सोच रहे होंगे कि भारत का ओवरऑल स्थान कहां पर आता है, तो मैं बता सकता हूं। अगर आप डायरेक्टली विकिपीडिया से ये अगर आप उठाओगे तो आप देख सकते हैं कि एक तो आईएमएफ का जो डेटा है पर कैपिटा इनकम का, और जो वर्ल्ड बैंक का डेटा है पर कैपिटा इनकम का, उस केस में यहाँ पर भारत आपको 139 आईएमएफ के टर्म्स में और वर्ल्ड बैंक के टर्म्स में 147 नंबर पर दिखेगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये $2000 के आसपास है, काफ़ी कम है। अभी हमें पर कैपिटा बेसिस पर काफ़ी बढ़ाने की जरूरत है। ऑल्दो आपको पता होगा ओवरऑल इकोनॉमी में आप देखिए तो हम टॉप 5 देश में आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, क्योंकि यूजुअली आप सबके मन में जो पाकिस्तान है उसका डेटा काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन की तरफ आप देखते हो, लेकिन मैं बता दूँ इस समय जो पाकिस्तान का डेटा है पर कैपिटा बेसिस पे वो आपको करीब 1200 के आसपास मिलेगा, 1200 या $1400 के आसपास। ठीक है, काफ़ी कम है अभी भी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में अगर आप देखिए 1985 तक, और 1985 तक अगर आप कंपेयर करेंगे भारत और पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की पर कैपिटा जो इनकम है वो भारत से हमेशा आगे हुआ करती थी। आज़ादी के बाद से 1985 तक हमेशा आगे हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह का वहाँ पर माहौल रहा, डिक्टेटरशिप रहा, उसकी वजह से आप देखिए वहाँ की जो इकॉनमी है किस तरह से श्रिंक हुई है, कम हुई है और ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ पाई है। ऑल्दो हमारे यहाँ भी अगर आप देखिए तो 1991 से हमने काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस किया है, लेकिन फर्दर हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ तलाशनी चाहिए यहाँ पर ग्रो करने के लिए, वो यहाँ पर सरकार को सोचना होगा। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग न्यू क्लासिफिकेशन गिवन फॉर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम लेवल जो कि दिया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक पार्ट 1000 इकोनॉमी का कोर्स मेरा स्टार्ट हो चुका है ओनली ऑन स्टडी IQ ऐप, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली देख सकते हो। और किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।